हाय एवरीवन। सो बच्चा, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग जिसका एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है या 12th स्टैंडर्ड की बैच है वो कब स्टार्ट होगी, तो जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं और सुनील सर मिलके आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवाने वाले हैं। केमिस्ट्री विल बी टेकन बाय मृत्युंजय सर एंड बायो जो है वो आपका महिमा मैम ले रही हैं एंड यस इंग्लिश जो है आपके फेवरेट राहुल सर ले रहे हैं। तो बच्चा बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं सो उनके लिए फिलहाल ये है, और बाकी अदरवाइज जो भी अपने बच्चे हैं, ठीक है, अदरवाइज जो बच्चे हैं उनको सभी को ये सारी चीजें पता हैं। तो आप लोगों को जैसे ऑलरेडी पता है कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी पार्ट 1 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि सुनील सर ने स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को मिला करके बच्चा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है, बिकॉज वो दोनों चैप्टर्स जो है वो इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए वो दोनों चैप्टर्स जो है वो सर करवा रहे हैं। एंड मैं यहाँ से थर्ड चैप्टर में स्टार्ट करूंगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पर्पस ये है कि आप लोगों का जो पार्ट 1 का सिलेबस है पहले हम मिलके कंप्लीट कर देते हैं विथ ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट एंड एवरीथिंग, सो दैट कि आपका जब एग्जाम आए तो आप पूरी तरीके से एकदम अच्छे से रेडी रहे, ना कि सिर्फ बोर्ड्स के लिए आप, बल्कि आप आपका एंट्रेंस भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम आपका पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माई सेल्फ अर्चना पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, जिनको नहीं पता है अभी तक चीजें, तो सबसे पहला शुभ काम कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चा। एंड यस बाकी सारे बच्चे सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर लो, बिकॉज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी अगर स्टूडेंट्स अगर हमको प्लस या आइकॉनिक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। कोड जो है मेरा अर्चना 10 है, आप इसको यूज कीजिए। और अभी तो अपने पास में एकदम धमाकेदार ऑफर्स भी चल रहे हैं बच्चा। यहाँ पर ऑफर के लिए आप सिंपली मेरा कोड जो है वो यूज कर सकते हैं, विच इज अर्चना 10, ठीक है। सो आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे बच्चा अर्चना 10, तो आपको इमीडिएटली क्या मिल जाएगा, 20% ऑफ तो ऐसे ही जगह पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक है। तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो अपने 1 ईयर वाले स्टूडेंट्स है जो 12th में है वो ले सकते हैं। 24 मंथ्स जो अभी 11th में आए हैं ताजा ताजा। अब ये मत बोलना मैम रिजल्ट नहीं आया, अरे भाई तुम सब पास हो, मतलब इतना सोचने की बात थोड़ी है। तो ये सारी चीजें हैं। फटाफट से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं सीबीएसई का, किसी भी क्लास का, 8th 9th 10th 11th 12th, बिंदास लीजिए, कोड अप्लाई कीजिए अर्चना 10, बस झंझट खत्म। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा। करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, जोर का झटका लगेगा जोरों से, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज कि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, यार मैम करंट, हाँ करंट 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 है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, अब जल्दी जल्दी से जो भी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है फटाफट से वो डेफिनेशन तो स्कूल वाली तो बता ही दो तुम, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये सेम है या फिर कुछ अलग से इंप्रूवमेंट हुआ है या कुछ अपग्रेड हुआ है, या फिर वही हम डेफिनेशन पढ़ के काम चला लेंगे। तो देखो सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर हम उसको भी स्पेसिफाई कर दें कि मैम कौन सा चार्ज, तो बच्चा देख, जब हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और आपके जो सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, ये सारी चीजें जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कंडक्टर में क्या बोलते हैं कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। क्यों गुड कंडक्टर्स होते हैं, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, है ना, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कंडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं वो नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री मतलब जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सो आप कह सकते हो कि दे पार्टिसिपेट इन कंडक्शन, या उनके फ्लो की वजह से ही आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने ऑलरेडी चीजें करी हुई हैं कि जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप पढ़ते हैं दो चीजें कि अगर चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे हैं तो वहां पर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, और दूसरा जो हो जाएगा वो तुम्हारा डायनामिक। डायनामिक मतलब कि सिंपल सी चीज है मोशन। तो अगर यहाँ पर चार्जेस जो है मोशन में है एंड मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन में है तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, ओके करंट जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूस होगा। तो चलो डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसी बहाने
इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चा? इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट? चार्ज, है ना? कहाँ? थ्रू एन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिंपल सी चीज है कि जब हम करंट की बात करें, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है कितना टाइम में? टी टाइम में। तो अब आप यहाँ अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है? क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट हो जाएगा क्या? या 10 इलेक्ट्रॉन गए तो हो जाएगा? उसके लिए फॉर्मूला है ना, Q इज इक्वल टू, हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा हुआ है, तो इट इज नथिंग बट दी व्हाट? N इंटू E अपॉन T। तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया सभी को? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को समझा। यहाँ N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड E जो है बच्चा, विच इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप सभी को पता है, इट इज गिवन एज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑल्दो विथ नेगेटिव साइन। मतलब अगर आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉन की चार्ज करते हैं तो हम बोलते हैं कि -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अनलेस इट इज नॉट गिवन कि ठीक है तुमको नेगेटिव के साथ में लेना है तो नहीं लेने की जरूरत है, हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ले लेते हैं कि आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। टी जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड आई आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट है। तो आई होप ये चीजें एकदम से क्लियर हैं। अब देख बच्चा, जब हम करंट को सिंपली कैटेगराइज करेंगे तो हम यहाँ पर करंट को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज व्हाट? द एवरेज करंट, अनदर वन इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस। एवरेज, जैसे ही ये वर्ड आए इसका मतलब है कि तुम ये याद रखना, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो इंटरवल है, ठीक है, इंटरवल इज नॉट स्मॉल। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इंटरवल बहुत बड़ा है, बट हाँ बहुत छोटा नहीं है, ठीक है, नॉट वेरी स्मॉल। समझ में आया? तो इंटरवल क्या होता है कि जो फाइनल और इनिशियल के बीच की वैल्यू होती है, अगर वो बहुत छोटा नहीं है तो देन हम वहां पर क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? एवरेज। जैसे आपको याद होगा आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करी है 11th में, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करा है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दी व्हाट? एवरेज करंट। तो करंट अभी की अभी हमने देखा कि मैम करंट इज नथिंग बट दे, ठीक है, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, ठीक है, वन सेकेंड, ठीक है। सो नाउ अब अगर तुम्हारा स्लाइड ही नहीं चेंज हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ। चलो हमारे पास में जुगाड़ है, एनीवेज हम चेंज कर सकते हैं। तो देख, जब हम करंट की बात करें बच्चा, देख करंट आपने क्या बोला, विच इज आई इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, है ना। एवरेज, तो मतलब हमको कहीं ना कहीं इंटरवल पता चलेगा कि ठीक है चार्जेस चेंज हो रहे हैं, तो चेंज मतलब क्या होता है? डेल्टा। तो डेल्टा क्यू, मान लीजिए डेल्टा क्यू मतलब फाइनल कुछ इनिशियल कुछ था, अभी टाइम के साथ में चार्जेस जो है चेंज हो रहे हैं, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है कितना टाइम में? सो टी से लेकर के टी प्लस डेल्टा टी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टी जो है आप उसको T1 बोल सकते हैं, T2। तो T1 और T2 के बीच में, T1 क्या है कुछ टाइम मान लीजिए 2 सेकंड है, T2 जो है 4 सेकंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि लेट्स से हम वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। लेट, हमने क्या बोला बच्चा कि जो हमारा T1 है, T1 इज व्हाट? विच इज 2 सेकेंड, ये स्टार्टिंग टाइम है, और T2 हमने क्या ले लिया है? 4 सेकेंड हो गया। तो अगर हम डेल्टा टी निकालेंगे तो आप सभी को पता है डेल्टा टी विल बी व्हाट? विच इज T2 माइनस T1। वैल्यूज बता दो सब फटाफट से, क्या ये 2 सेकेंड्स आएगा? बराबर। तो देखिए यहाँ पर टाइम सफिशिएंट टाइम है, तो ठीक है 2 सेकेंड्स में हम निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को यहाँ फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट विल बी द एवरेज करंट, आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं आई एवरेज, AV स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर एवरेज, विच इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है, टोटल जो कितना टाइम इंटरवल है वो, समझ में आया? तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम आपने कर लिया, आपको क्या मिल गया? विच इज एवरेज करंट। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? एनीवन? सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? देखो नाम सुन के ही पता चल रहा है, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम, है ना। हम क्या बोल देते हैं इसको? इट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट? विच इज पर्टिकुलर टाइम।
तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं बोल दूं चलो अभी के अभी मुझे बताओ करंट कितना फ्लो हो रहा है, तुम्हारे पास में कंडक्टर है और हमारे पास जो डिवाइस है वो मेजर कर सकते हैं, तो तुम बोलोगे ठीक है कि चेक करो कि हाँ मैम अभी 8 बजे इतना करंट फ्लो हुआ, मैं बोलूँ कि 8:01 पे देखो कितना करंट फ्लो हुआ, या 8:05 पे कितना करंट फ्लो हुआ, तो तुम आराम से बता सकते हो। ठीक है, सो करंट एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप बोल रहे हैं तो वही उसी को आप क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, मान लेते हैं कि कितना चार्ज अपने पास में फ्लो हो रहा है, स्मॉल चार्ज है dq, और कितने टाइम में फ्लो हुआ, तो लेट अस अज्यूम कि डेल्टा t। बच्चा याद रख, जब हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पहली चीज कि जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। किसी भी टॉपिक में जैसे ही आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करते हो फॉर एनीथिंग, इसका मतलब है कि जो इंटरवल है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। हमने जैसे एवरेज के लिए बोला कि इंटरवल बहुत स्मॉल नहीं होगा, इट मे बी स्मॉल बट इट वोंट बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया कि 0.002, समझा, तो वो डिफरेंस हो गया, तो ये काफी छोटा हो गया। बट हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि एक इनिशियल वैल्यू 1 है, दूसरा वैल्यू 2 है, तो अगेन सफिशिएंट 1 का पूरा डिफरेंस है, तो वो स्मॉल नहीं होगा। ठीक है, सो अब यहां पर अगर हम बोल रहे हैं कि ठीक है हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सिंस हमको पता है कि एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट इज नथिंग बट दी व्हाट विच इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसी पर लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट मतलब क्या होता है भाई, तू अपने लिमिट में रह। लिमिट मतलब आपने बाउंड्री डिसाइड कर दिया, आप उसका फाइनल वैल्यू कुछ तो बता रहे हो उसके बारे में। तो यहां पर क्या है कि ठीक है, जो हमारा जो टाइम है, टाइम इंटरवल, ठीक है, याद रखिएगा हम टाइम की बात नहीं कर रहे, हम टाइम इंटरवल की बात करें। हमारा जो टाइम इंटरवल है वो छोटा है। टाइम तो आपने कुछ ना कुछ तो बता ही दिया है, जो डिफरेंस है कहने का मतलब है कि डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा है। तो सिंस डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, उससे ज्यादा स्मॉल क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ नेगेटिव में, टाइम नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, तो सबसे ज्यादा स्मॉल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। करेक्ट है, तो 0 का अगर एकदम पास हो, मतलब ठीक है एग्जैक्ट 0 भी नहीं है, 0 के एकदम पास है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इट इज वेरी स्मॉल। सो देयरफॉर हम अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट विच इज आई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग या अप्रोचिंग टू 0। अप्रोच करना मतलब उसके पास, तो जो इंटरवल है टाइम इंटरवल वो किसके पास जा रहा है, 0 के। एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0.005 है, 0.002 है, तो बट अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 0 ही है। तो अगर यहां पर आप अप्लाई करते हैं तो देन सिंपली वी कैन राइट दिस एज व्हाट विच इज dq बाय dt। समझ में आया आप लोगों को। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाता है, विच इज dq अपॉन dt। और आप यहां देख सकते हैं क्लियर कट हमने इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। चेंज दो टाइप का हो सकता है, एक लॉन्ग चेंज हो सकता है, एक स्मॉल चेंज हो सकता है, शॉर्ट चेंज। तो शॉर्ट चेंज है उसको आप डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, जो लॉन्ग चेंज है वहां पर आप एवरेज फाइंड आउट करते हैं। अल्टीमेटली कर तो फाइंड तो हम एवरेज ही रहे हैं, आई एम सॉरी चेंज ही फाइंड आउट कर रहे हैं, बट एक प्रॉपर सफिशिएंट इंटरवल है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरवल बहुत छोटा है। इंटरवल बहुत छोटा है तो देन यू कैन गो फॉर व्हाट, डेरिवेटिव। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम क्या हम यहाँ पर भी आई एवरेज लिखेंगे, तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ आपने लिमिट लगा दिया है। लिमिट लगा दिया दैट मीन्स नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू व्हाट विच इज डेरिवेटिव। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया। आप सिर्फ आई लिख सकते हैं, आप आई और नीचे सफिक्स में आप चाहें तो INS या ऐसे मतलब इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं, विच इज फाइन। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के बीच में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, मुद्दे की बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात मतलब मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, देखो बहुत सारी जगह आप पढ़ोगे कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, बिकॉज हम बोलते तो हैं करंट जो है कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है। करंट बच्चा आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ऑल्दो आपके लिए आप इसको समझ सकते हो स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर टेंसर क्वांटिटी बोलूंगी तो देन मुझे तुमको फिर बताना पड़ेगा कि टेंसर क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, जो कि 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक जरूरी नहीं है। तो बेवजह की झंझट भी मत पालो फिलहाल के लिए। हाँ आई मीन समझने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम अलग से इसको कर सकते हैं, बट फिलहाल उस सेशन में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपके लिए आप कह सकते हो कि करंट इज नथिंग बट दी व्हाट, इट्स अ
स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, करंट का ऐसा यूनिट, अरे सबको पता है मैम एम्पियर होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा लिखोगे तो आप एम्पियर का स्पेलिंग पूरा लिख सकते हो। एंड अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो कैपिटल ए। क्या किसी को यहाँ ये पता है कि करंट का सीजीएस यूनिट क्या होता है? बिना देखे बताओ। अगर पता था तो भी आप बताओ यस बोलो, नहीं पता था तो भी नो बोलो, बिकॉज सीजीएस यूनिट तो ऐसा यूनिट सभी को पता होता है करंट का, इट्स एम्पियर। और कोई गलती से मिली एम्पियर एंड ऑल मत बोलो, मिली एम्पियर इज नॉट द सीजीएस यूनिट। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है बच्चा वो ईएमयू होता है, ठीक है। तो ईएमयू इज व्हाट, उसको आप इवन बायोट भी बोल सकते हैं, हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज बीआई करके। याद रखिएगा कि जो आपने ईएसयू पढ़ा हुआ है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो जो आपने चार्ज के लिए पढ़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हम करंट की बात करें तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द चार्ज एंड द करंट, ठीक है। तो मैम हर एक एसआई और सीजीएस यूनिट में कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन फैक्टर भी होता है, तो क्या यहाँ पर भी कन्वर्जन फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये क्या कोई एक्सेप्शन थोड़ी है। तो देखते हैं कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो देख 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, 1/10 बायोट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 0.1 बायोट। क्या ये हमको कन्वर्जन फैक्टर याद रखने की जरूरत है? ऑल्दो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 0.1% चांसेस है कि तुमको कोई सीजीएस यूनिट ऑफ करंट पूछेगा, ठीक है। पढ़ रहे थे तो हमने बता दिया जस्ट अपने नॉलेज के लिए, बट ये याद रखो कि ठीक है एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर होती है, एंड देन उसके अलावा मिली में, मेगा में वो सारे जो कन्वर्जन्स हैं, क्योंकि यूजुअली हमको जो वैल्यूज दी जाती हैं वो हमको मिली एम्पियर दिया जाता है या फिर एम्पियर में दिया जाता है, बायोट एंड ऑल नहीं होता है। बट ठीक है, तुम लोगों ने कुछ नई चीज सीखी होगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद में करंट का, ठीक है, यूनिट हो गया, डायरेक्शन हो गया, अब डायमेंशन भी बता दो। तो हम सभी को पता है कि करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट्स नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका अगर हमको ही डायमेंशन लिखना है तो या तो आप यूनिट के टर्म में ए लिख सकते हो बिकॉज एम्पियर इज द एसआई यूनिट, या फिर हम उसको आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, इधर आई बोल सकते हो या 1 ए बोल सकते हो। आप यहाँ 1 लगाना चाहो लगा सकते हो, या सिंपली नहीं भी लगा रहे हो तभी भी हमको पता है कि कोई भी टर्म लिखा है मतलब उसका पार कितना है, 1 होता है। सो आई होप ये छोटी मोटी चीजें हैं जो तुमको पता थी या कुछ कुछ नहीं पता होंगी तो हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुद्दे की बात है कन्वेंशनल करंट। ये शायद से नहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो देख बच्चा, कन्वेंशनल करंट होता क्या है, मतलब ऐसा मत बोलना मैम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो करंट है, तुम्हारा डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पहले डेफिनेशन देख लो फिर हम डायग्राम बना के इसको समझ लेते हैं। तो कन्वेंशनल करंट बेसिकली क्या है, सिंपली यू कैन से दैट इट्स अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, जहां पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो होता है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। कुछ समझा नहीं समझा? चलो हम यहाँ अगर एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कंडक्टर बोल दिया, ये आपको सपोज आप समझ लीजिए कि हमारे पास में पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। ये यहाँ पर ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आप सभी को पता है कि बच्चा जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं मतलब हमारे पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से फ्लो करेंगे और करंट भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। वही अगर मैं कोई दूसरा एक कंडक्टर ले लूं कि जहां पर सपोज कि यहां पर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस हैं, लेट अस अज्यूम ये हमारे पास में नेगेटिव चार्जेस हैं, ये ऐसे ऐसे, और करंट तो चलो ऐसे ही जा रहा है, बट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पीछे पीछे जाएंगे, ऐसे उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में दो करंट यहां बोल सकते हैं, ये जो पॉजिटिव की वजह से जो आ रहा है इसको आप बोल देंगे कन्वेंशनल करंट। वी कॉल दिस एज व्हाट, कन्वेंशनल करंट। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। वी कॉल दिस एज व्हाट, विच इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये आया कैसे, तो अगर मैं सिंपल सा तुमको बताऊं कि मान लो ये हमारे पास में कोई तो मेटालिक कंडक्टर है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कहाँ कनेक्ट कर दिया, लेट्स से हम लोगों ने किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आप सभी को पता है कि इसमें जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ फ्लो करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा हो गया। बट जो करंट होता है विच फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब कहां से कहां,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारा करंट ऐसे जा रहा है, तो यही वाला जो करंट का डायरेक्शन है ये आपका हो गया कन्वेंशनल करंट, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है उल्टा मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये चीजें हो गई, दिस इज अबाउट दी कन्वेंशनल करंट। चलो एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देख बच्चा, अगर यहाँ पर देखते वन बाय वन, याद रखिएगा कि जब फिजिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो सब बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ के फिर गिवन डेटा नहीं लिखना है, जो जो चीजें दिख रही हैं उसको इमीडिएटली लिखते जाओ सो दैट कि आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होगा और आराम से आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स गो अहेड नाउ। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहां पर सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स जब आप फाइंड आउट कर रहे हो बदला, इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी चीज है, हमको n निकालना है ना। एंड देन उसके बाद में बोला है कि दैट इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब, कितना टाइम में, 1 मिनट में, मतलब टाइम हमको दे दिया है 1 मिनट। सो टाइम अगर 1 मिनट दे दिया, कैन वी से दैट इट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, बराबर है। इफ द करंट फ्लोइंग इज व्हाट 50, इट्स नॉट मेगा, इट्स मिली एम्पियर, तो यहां पर करंट आपका क्या हो गया, इट इज 400 मिली एम्पियर, करंट आपका 400 मिली एम्पियर है। नाउ अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, बराबर मैम। तो क्यू क्या हो जाएगा बच्चा, एन अपॉन ई हो जाएगा, परफेक्ट। सारी चीजें हमको मालूम है, निकालना क्या है हमको, सिंस वी हैव टू फाइंड आउट एन, तो एन कैन बी रिटन एज आई इंटू टी अपॉन ई, बिल्कुल सही बात ना। तो चलिए अब जल्दी से हम इसको सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो एन आई जो है बच्चा देख 400 मिली एम्पियर है, सो 400 इंटू 10⁻³ हो गया। टी आप देख सकते हैं 60 सेकेंड आपको दिया हुआ है, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ई जो दिया हुआ है बच्चा, ई आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं, ई आपको कितना दिया हुआ है, तो ई दिया ही नहीं है एक्चुअल में। ई हो सकता है दिया भी रहेगा और नहीं भी दिया होगा। यूजुअली जो आपका बोर्ड का पेपर होता है या बाकी चीजें जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो फ्रंट पेज पे आपको सारी चीजें दे दी जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज हमको पता होना चाहिए, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आराम से चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो देखो 4 से कैंसिल आउट कर लो तो ये तुम्हारा 100 हो गया, ये हो जाएगा बच्चा 0.4 हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ पर सपोज 4 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर। और ये हमारा 10⁻⁹, ठीक है। -19 को -20 बना लेंगे, -20 आप बना लोगे, ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा, है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तुम्हारा 15 हो गया, तो 15 इंटू कितना आ जाएगा, और ये 10⁻³ है कि नहीं, सभी लोग जल्दी से मुझे बता दो। तो कैन आई से दैट, इसको हम ये लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड इट्स अ नंबर। तो गलती से भी आप यूनिट मत लिखना, बिकॉज हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, सो इट्स नॉट अ यूनिट। परफेक्ट था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन मैं नहीं करूंगी, सोल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करके, मतलब मैं फॉर्मूला दे दूंगी और आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे, एंड लेट्स सी कि कितने लोगों का आया है, ताकि बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर सके। तो क्वेश्चन आपका क्या है, इवन आप इमीडिएटली भी सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप सॉल्व करके आंसर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास में है कि वायर कैरीज अ करंट, जो चीज हमको पता है उसको लिख लेते हैं। तो आई हमको मालूम पड़ गया 2 एम्पियर है। व्हाट इज द चार्ज एट दैट फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम आपको दे दिया है, 1 सेकेंड आपको बोल दिया है। अब आपको बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज करस्पॉन्ड्स टू इट, मतलब बेसिकली अगेन हमको ई एन ही निकालना है। सेम फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज एन ई अपॉन टी, बराबर है। So therefore n can be given as what, which is I into t upon क्या हो जाएगा बच्चा, it is E, and yes you guys can substitute the values। I is given as 2, टाइम आप देख सकते हैं 1 सेकेंड है, E आपको पता है it is 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। अब जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है सभी को, एंड इसको आप लोग फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट गिविंग यू द फाइनल आंसर। Now the next topic is current density। तो क्या मैम वही डेंसिटी है ये जो हम लोग पहले से जानते हैं, तो बच्चा आप लोगों ने मास डेंसिटी पढ़ा है, अदरवाइज
और भी काफी चीजें आप जैसे लीनियर मास डेंसिटी होता है, स्फेरिकल के टर्म में पढ़ते, तो मास डेंसिटी नहीं है। यहाँ पर हम करंट की बात करें तो करंट डेंसिटी बेसिकली इसको डिनोट हम किससे करते हैं, इसको हम डिनोट कर लेते हैं जे से। होता क्या है, पहले हम फॉर्मूला डेफिनेशन देख लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद में हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। सो आप यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं बच्चा कि जो आपका करंट डेंसिटी होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट नंबर्स, ठीक है, फ्लो हो रहा है कहाँ, पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में, पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। और वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, मतलब जो उसका जो फ्लो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसी को आप बोल देंगे करंट डेंसिटी। सिंपल वर्ड्स में बोले जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर सिटी में कितने लोग प्रेजेंट है, तो आप बोलते हैं ना कि ठीक है, अरे ये बहुत ज्यादा डेंस है, ये थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जितने लोग प्रेजेंट होते हैं एरिया में, अगर एरिया कम है, ज्यादा लोग प्रेजेंट, हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अगर कोई बहुत बड़ी जगह है, उतने ही लोग प्रेजेंट है, तो बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्योंकि एरिया ज्यादा था। यहाँ भी मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एरिया है, कुछ हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर है, ये थोड़ा सा लाइट है, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ दूसरे कलर से। एरिया हो गया, ये समझो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ऐसे बाहर निकलेंगे, है ना। आप एरिया वेक्टर अगर आप देखेंगे ऐसे होगा, और सिंस ये फ्लो कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि करंट, ऑब्वियस सी बात है, जो भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एरिया अपना ऐसे ही है बच्चा, और अगर जो फ्लो है, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ परपेंडिकुलर ले लेंगे, सर्टेन कुछ चीजें ऐसे हम लोगों ने ले लिया, तो मान लेते हैं ये हमारा an है, टोटल n नंबर ऑफ आप बोल सकते हैं, और ये आपका जो इनिशियल एरिया वेक्टर है वो, और दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है। तो अगर एनीवेज हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वी कैन से दैट an विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, तुम्हारा a cos थीटा हो जाएगा। अभी आया कहां से, तो अगेन वेक्टर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप रिजॉल्व करते हैं, तो अगर ये आपका सपोज a है, ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, ये देखिए एंगल क्या है, थीटा है, तो अल्टीमेटली आपने ये निकालना है, ये वाला साइड जिसको आप सपोज कि आपने an बोल दिया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, cos क्या होता है, cos इज नथिंग बट दी व्हाट विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, मतलब an cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, विच इज an अपॉन a हो गया, सो देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a cos थीटा, एंड दैट्स हाउ वी गॉट दिस, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इसके मिलने से क्या हुआ, तो हम जस्ट यहां पर देख लेते हैं, सेकेंड रुको, इसको हम एक, ठीक है, लेट मी राइट ओवर हियर, आपको नेक्स्ट वाले आपको स्लाइड में मिल जाएंगी सारी चीजें, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, या फिर चलो हम यहां पर इसको देख लेते हैं। तो देखो, सिंस हमने क्या बोला कि दैट जो करंट डेंसिटी है वो आपका जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बराबर, चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब Q बाई टी, पर यूनिट एरिया मतलब A हो गया, तो इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, Q अपॉन AT बोल सकते हैं, बिल्कुल आपका Q अपॉन AT हो गया। नाउ सिंपल सी चीज है बच्चा, देख जैसे ये हो गया, आपको ये मालूम है कि सिंस करंट जो होता है वो क्या होता है, Q बाई टी होता है, तो मतलब दिस डेंसिटी कैन बी रिटन एज वर्ड विच इज I अपॉन A हम लिख सकते हैं, ये एक अलग से फॉर्मूला हो गया, यस और नो, सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए, ये हो सकता है। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, देखो उसके अलावा हम चीजें जो होती हैं वो और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप करंट को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, विच इज J इंटू A लिख सकते हैं, J को आप बाकी के टर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस एरिया है, वहां आपको फाइंड आउट करना होगा, तो देन I हैज टू बी रिटन एज व्हाट, इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज ओवरऑल जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, विच इज, ये सिंगल के लिए हो गया, बट वही अगर n के लिए अगर हम सपोज इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, सो आई कैन राइट दिस एज व्हाट, J इज इक्वल्स टू I अपॉन AN हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा था कि AN जो है वो A cos थीटा है, कैन आई राइट दिस एज J इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज I अपॉन A cos थीटा। जैसे ही आप देखो बच्चा, इसको A cos थीटा बना देते हैं, A B cos थीटा, मतलब A डॉट B होता है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि I इज इक्वल्स टू, ये आ गया J बार डॉट A बार, बिकॉज A B cos थीटा मतलब वही हो गया। यहाँ आप जब इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन किसका ले लेंगे,
सो विच इज यू कैन से दैट J बार डॉट DA बार, मतलब छोटा सा एरिया हो गया। अगर आप यहाँ छोटा सा एरिया ले ले रहे हैं, सपोज DA बार, ठीक है, और बार एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ से कितना आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, तो सिंपली वो आपको यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा। दैट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, करंट डेंसिटी। क्लियर है सभी को? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। एंड अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट आप क्लियर कर देख सकते हैं बच्चा, करंट डेंसिटी I अपॉन A है, तो इट विल बी व्हाट, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो SI यूनिट विल बी व्हाट, विच इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा, अगर आप इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होगा। एवरीवन, एम्पियर, कैन आई से दैट I, और L -2 हो जाएगा, हाँ या ना? सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट, करंट डेंसिटी। चलो एकाध थोड़ा सा हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सो दैट कि हमको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ चीजें कहाँ से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। मान लीजिए कि अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन बीम है ना, और जिसका अपर्चर साइज, पहली बात तो एरिया होगा 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ एरिया लिख दे रहे हैं, विच इज लेट मी राइट, कहाँ गया क्वेश्चन, 1 सेकेंड, या परफेक्ट। सो एरिया इज गिवन एज व्हाट बच्चा, विच इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा, चलो इसको हम 10⁻16 मिस हो गया था। सो टोटल नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, विच इज 7 × 10⁻, कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। मतलब टाइम आपको दे दिया है विच इज 1 सेकेंड। हमको निकालना क्या है, करंट डेंसिटी, मतलब हमको J निकालना है। कोई इशू नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। तो देखो, सिंस आपको पता है कि J इज इक्वल्स टू क्या होता है, विच इज I अपॉन A होता है। I क्या होता है बच्चा, Q/T होता है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो Q/T इंटू A हो जाएगा। Q को आप लिख सकते हैं NE अपॉन, Q को हम जस्ट N इंटू E लिख सकते हैं। सो कैन आई राइट दिस एज व्हाट, विच इज NE अपॉन T इंटू A, है ना? क्योंकि अगर आप एक भी टर्म मिस करेंगे, आई वुड हैव रिटन डायरेक्टली NE अपॉन T इंटू A या A इंटू T, बट ये आया कहां से, इसीलिए मैंने आपको ये सारे यहाँ पर टर्म्स बता दिए। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो J इज इक्वल्स टू N आपको दे दिया है, विच इज 7 × 10⁻, कितना है, 16 है। E आपको पता है 1.6 × 10⁻19 होता है। T आपको दे दिया है 1 सेकेंड। एरिया आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इट विल बी 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। आया कहां से, तो सिंस 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, पहले वो जान लीजिए जो कि आपको पता है। सो सिंपली वी नो दैट कि 1 मिलीमीटर इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है ना। अब मिलीमीटर का स्क्वायर, तो मतलब 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। तो 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻6 होगा, तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड दैट्स हाउ वी गेट 2 × 10⁻6। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 × 10⁻6, सिंपल है, जस्ट फटाफट से कैंसिल आउट कर लीजिए। आंसर वैसे तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है। 8 7 सा कितना होता है, 56 होता है, तो यहाँ पर आप 5.6 बोल सकते हैं, ये आपको आ गया 5.6 हो गया। 10⁻6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। तो +6 और 22 और यहाँ पर 19, ठीक है, तो जो कि आपको आ जाएगा विच इज +3। एंड यूनिट विल बी व्हाट, सिंस करंट डेंसिटी है तो I अपॉन A था, तो इट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन कैसे किया। अगर इनकेस किसी को नहीं समझा होगा तो प्लीज आप वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर्पस यही था सेशन रिकॉर्डेड देने का कि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो और आराम से आप जितना मर्जी टाइम उतना लेक्चर्स देख सकते हैं, तो चीजें अच्छे से हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट बच्चा, विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, VD। V वेलोसिटी के लिए है, D स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, तुम लोगों ने ये टर्म ना 11th में जब रिवर वाले प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, है ना, तो वहां पर देखो सुना होगा कि व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिवर बोट प्रॉब्लम्स जो है, अरेंजमेंट स्पेशली रिवर बोट प्रॉब्लम में है कि ठीक है, बोट आपका आप कह सकते हो इतना ड्रिफ्ट हुआ है,
तो वैसे यहाँ पर, बट वो अलग है, ये अलग है। मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि आपने ये वर्ड को सुना होगा, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट। अब सुनो होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आराम से। तो अगर हम सपोज कि यहाँ पर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर में देख बच्चा क्या हो सकता है, पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट ही हैं, और आप सभी को पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। यस और नो? परफेक्ट। तो अब ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, अगर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं, तो ऐसे तो आए थोड़ी है कि इनके लिए आए और दरवाजा खोल दिया भाई तुम जाओ, ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन तो होगा ना, तो अपोज कौन करेगा? इनको जो अपोज करते हैं, यहां पर जो आपके पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपके जो भी पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेंगे। यहां पर सपोज कि आपके ये पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है और ये यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको ऐसे नहीं जाने देगा, पहले बोलेगा कि भाई तुम मेरे को, है ना, यहां से पहले तुम मुझसे लड़ाई करो और उसके बाद तुम मुझसे जीत गए तो जाओ। समझ में आया आपको? सो इनके बीच में यहाँ ना WWE होगा, WWE होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन जीत गया तो इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। तो अब जब WWE हो रहा है बेसिकली क्या हो गया, वो कोलिजन हो रहा है। समझ में आया? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और जो आपका पॉजिटिव आयंस है उनके बीच में जो कोलिजन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाके कोलाइड करेगा, बोले तो झुंड में आ रहे हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तुम्हारे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड होंगे। अब इन सब का भी एक काम वेलोसिटी तो नहीं निकालते बैठेंगे, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है, 10⁻16 है, 10⁻20 है, हम तो पागल हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, और हम कर भी नहीं सकते, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज वेलोसिटी किसका, जो भी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, और जो क्या कर रहे हैं कि these electrons are drifted towards the what positive end, कहां पर, कंडक्टर का जो पॉजिटिव एंड है उस तरह से पीछे पीछे ढकेले जा रहे हैं। ठीक है, जाना चाह रहे हैं कि ये लोग आगे जाना चाह रहे हैं, बट ड्रिफ्टेड मतलब आप कह सकते हो कि इसे पीछे ढकेले जा रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है कंडक्टर में उस वजह से। तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही आप कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आप एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं, विच आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर कैसे पता चलेगा, तो आपने यहाँ पर कनेक्ट तो करा हुआ है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, तो ये आपका हो गया विच इज पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर या नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो कि जो जा रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि फील्ड आपने अप्लाई किया, हमने बोला ना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो रहे ऐसे तो नहीं जाएंगे, बट इनका जो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी होगा वो आप कह सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसका देख, अब अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो सिंपली मैंने आपको बोला नोटेशन जो है वो वीडी होता है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो कैन आई से दैट, और फील्ड हमने अप्लाई करा हुआ है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, ई है, और ये यहाँ पर आपका विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपने अप्लाई किया हुआ है, और उसका जो मास क्या है बच्चा, तो एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कितना टाइम लगा रहे हैं, तो टाइम जो लगा रहे हैं वो है तुम्हारा टाउ। यहाँ पर टाउ जो रिप्रेजेंट कर रहा है इट्स अ रिलैक्सेशन टाइम। हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, बट फिलहाल मैं यहां लिख दे रही हूं। सो दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। m जो है, m इज व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। e जो है, e इज द व्हाट विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। e इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड m तो चलो हम लोगों ने यहां पर मेंशन कर लिया है, e हो गया स्मॉल e। स्मॉल e इज व्हाट विच इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। वीडी आप सभी को मालूम है, इट इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि देखो जब आप फॉर्मूला याद करते हो बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक टर्म क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू डोंट नो दी वैल्यूज एंड इफ यू डोंट नो कि एग्जैक्टली ये जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइंड सिंपली आप मगअप करके जा रहे हो, क्या ही फायदा, तुम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि गिवन डेटा है क्या। तो वो जो गिवन डेटा है वो फाइंड आउट करने के लिए तुमको सारे के सारे टर्म्स पता होने चाहिए। क्लियर है सभी को? शैल वी मूव अहेड नाउ? ये हो गया। अब इसके बाद में
क्या और भी हम इसको रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में? यस, वी कैन डू दैट। तो देख कैसे, सिंस हमको पता है कि करंट क्या होता है, करंट जो हो जाता है एक तो तुम बोल सकते हो कि विच इज चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। अदर चार्ज अगर आपने बोल दिया तो n इंटू ई, और टाइम जो है बच्चा अगर हम यहाँ से देखो टाउ निकाल लेते हैं, यहां से अगर आप टाउ निकाल लेते हो तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं विच इज, जो कि करंट डेंसिटी वाले टर्म में अगर आप लिखोगे तो यू कैन राइट विच इज n इंटू ई एरिया इंटू क्या हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से अगर मैं बोल दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, आप जस्ट उसको रीअरेंज कर लो। कैन आई से दैट कि विच इज I इज इक्वल्स टू n इंटू ई अपॉन ए। परफेक्ट ना, वीडी आप यहां रखो, बाकी सबको यहां लेके आ जाओ। एंड हम सभी को ये मालूम है कि ठीक है I अपॉन ए क्या होता है, सिंस वी नो दैट करंट डेंसिटी क्या होता है विच इज I अपॉन ए। तो कैन वी सब्स्टिट्यूट दैट? यस वी कैन। सो VD कैन बी रिटन एज, ये आपका हो जाएगा J अपॉन NE। तो ये अलग से फॉर्मूलाज हो गए। ये सारे के सारे रिलेशंस जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू नो ऑल दिस फॉर्मूलेस एंड देन आप आराम से सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब बिगिनिंग पार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस पे न्यूमेरिकल्स आपको 90% चांसेस है कि बोर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। और इवन आपके एंट्रेंस में भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है या फिर सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इसके लिए आपको ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, ये सारे जो रिलेशंस हैं वो पता होने चाहिए। एंड आई होप ये समझ में आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इवन दिस टर्म ऑल्सो, J इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू VD के टर्म में अगर आप लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, कैन वी राइट NE इंटू VD, है ना। ये देखो ना, इसको आप यहाँ से, इसको जस्ट यहाँ पर आप क्या कर लो, I mean, इसको यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे या दोनों को कंपेयर कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा कि ठीक है J का वैल्यू क्या है। तो J I mean, सिंपली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी जो टाउ वाला था, मैंने जो आपको बोला कि रिलैक्सेशन टाइम हम देखते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या बोला कि हम टाउ से डिनोट कर रहे हैं, टाइम तो है ही है रिलैक्सेशन। अरे मैम रिलैक्स एकदम रिलैक्स मोड में। तो देख वो रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है, हमने साथ थोड़ा सा काम कर लिया, आप थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, 2 मिनट मैम, एक है ना पावर नैप ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर से पढ़ते हैं। तो जो आपने पहला काम किया, दूसरा काम किया, तो जो बीच में आपने रिलैक्स हो गए, ठीक है, थोड़ा सा आपने क्या लिया, ब्रेक लिया हुआ, उसी को आप यहाँ से बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं, जो पॉजिटिव आयंस है उसके साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो पहला कोलिजन हुआ, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, जाके यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव आयन था इसके साथ में कोलाइड हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बोला टाइम प्लीज, है ना, रुक जाते हैं। फिर ये पहला कोलिजन हुआ, अब ये जाके क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे किसी आयन के साथ कोलाइड कर रहा है। फिर ऐसे ऐसे आप कह सकते हो कि कोलिजन्स होते ही जा रहे हैं। तो ये जो कोलिजन हो रहा है तो एक के बाद दूसरा, एग्जैक्टली एक के बाद दूसरा, मतलब पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, लाइक दिस। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल सकते हो, उनके बीच में जो टाइम है, या सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, या आप कह सकते हो सिक्स्थ एंड सेवेंथ के बीच में, या फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो मतलब एग्जैक्टली आजू बाजू वाला, है ना, उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव, ठीक है। तो वो जो टाइम है 2 कोलिजन्स के बीच का, उसी को आप कह देंगे रिलैक्सेशन टाइम। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। तो जब यहां पर हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं बच्चा, तो देख सिंपल सी चीज है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम विच इज टाउ इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है टाउ, और यहां पर हम इसको बोल देते हैं विच इज मीन फ्री पाथ। आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ। वैसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, जब आप लोगों ने रेडिएशंस पढ़ा होगा, उस टाइम पे आपने ये पढ़ा होगा कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, ठीक है। एंड देन यहां पर आ जाएगा आपका आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब हम आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सो दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। थोड़ा अच्छे से लिख दूं, ओ अच्छे से लिखने के चक्कर में ये भी चला गया, तो चलो इसको, वाह कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो गया, चलो हम और अच्छा बना देते हैं इसको।
ठीक है। सो हियर सिंपली वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट लैम्डा अपॉन, और VRMS को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, वी डिनोटेड विथ टाउ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो बच्चा ये देखिए, ये तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है, और मीन फ्री पाथ होता क्या है एक्चुअल में, तो ध्यान से सुन लो। देखो जैसे ये एक यहां से गया, यहां पर कोलाइड हुआ, तो ये जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये लैम्डा 1 हो गया मान लीजिए। फिर ये यहाँ से दूसरा कोलिजन हुआ है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ लैम्डा 2 हो गया मान लीजिए। ये तीसरा कोलिजन हुआ, ये लैम्डा 3 हो गया। ये यहां से गया, आप कह सकते हैं लैम्डा 4 हो गया। तो इनका जब अगर हम मीन निकालते हैं, मीन मतलब क्या है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4, कितना कोलिजन हुआ 4 डिवाइडेड बाय 4, तो वो मीन हो गया। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, विच इज मीन फ्री पाथ, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा ओवरऑल, एंड RMS वेलोसिटी। यहां पर आपको एक्चुअल में RMS वेलोसिटी निकालनी नहीं होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, आपको जनरली क्वेश्चन में दी होगी, तो वो हम यहां से यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम। एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, जो कि आपका फेवरेट वन है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, विच इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता क्या है बच्चा, सिंपल सी चीज है जो कि तुमको मालूम है, आप लोग भी कमेंट करके फटाफट से बता सकते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर को हम लोगों ने क्या कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव से, यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। हम बोल सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव। और करंट बच्चा क्या होता है, करंट हम सभी को पता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बराबर है। तो इसका मतलब अगर जैसे ही आपने कह दिया एक हायर पोटेंशियल एक लोअर है, तो डिफरेंस होगा ना, एक हायर एक लोअर है, तो डिफरेंस तो है ही है। तो जो डिफरेंस है वो उसको हम डिफरेंस इन पोटेंशियल, जो कि हो गया एंड्स के बीच में रहेगा, आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एज पर दी ओम्स लॉ, जो भी करंट यहां पर फ्लो हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर, पोटेंशियल जो है एंड्स के बीच में, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप सारे के सारे जो फिजिकल कंडीशंस हैं उसको आप क्या कर रख रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो। मतलब टेम्परेचर जो है, सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है आपने, उसका जो एरिया एंड ऑल है वो चेंज नहीं करो, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, देन एरिया चेंज कर रहे हो तो उससे भी रेजिस्टेंस एंड ऑल चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला कि अगर हम ये सारी जो फिजिकल सिचुएशंस है उसको अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो देन सिंपली वी कैन से दैट कि कितने भी टाइम के लिए पास होगा तो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, है ना। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन हम क्या करते हैं, सिंस वी नो दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द r, सो दैट्स हाउ वी गेट v इज इक्वल्स टू ir, है ना। और इसी का अगर आप देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां हमको पता है कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है। अगर मान लीजिए v हम लोगों ने y एक्सिस पे ले लिया और i को हम लोगों ने x एक्सिस पे लिया, कोई भी दो क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। परफेक्ट, ग्राफ आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एंड यू कैन से दैट कि मान लीजिए कि एंगल यहाँ पर थीटा है, हियर वी कैन से दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। परफेक्ट। एंड बच्चा जो इसका हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये हम बोल सकते हैं दिस इज आर डेल्टा v, ये हमारा हो सकता है डेल्टा i। हम सभी को पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, एक तो तुम्हारा tan थीटा हो जाता है, ठीक है, और दूसरा तुम इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x भी बोल सकते हो। इस केस में हमारा डेल्टा y क्या है, कैन वी से दैट डेल्टा v है, और डेल्टा x क्या है हमारे पास में, डेल्टा i है। तो मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा i क्या हो गया, r हो गया ना, रेजिस्टेंस ही होता है ना v अपॉन i, ठीक है। सो देयरफॉर यहां हम कह सकते हैं r इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्लोप। कब होगा स्लोप का वैल्यू इक्वल टू रेजिस्टेंस, अगर आपने v को y एक्सिस पे प्लॉट किया, i को x एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो क्या मैम हम एक्सिस को चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तुम्हारा पेन तुम्हारा पेपर। हमने i यहां रख देना है, हमने v यहां कर देना है। अगेन हमको ग्राफ तो सेम ही मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। बट अगर इस बार अगर हम स्लोप निकालेंगे, तो ये देखो ये आपका डेल्टा i हो जाएगा, दिस विल बी योर डेल्टा v। स्लोप हमेशा क्या होता है बच्चा, स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y क्या है इस बार, डेल्टा i है, डेल्टा x क्या है आपका, डेल्टा v है, v अपॉन i इज r, तो मतलब i अपॉन v क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r होगा। तो इसका मतलब अगर आपको r निकालना है तो यू हैव टू फाइंड आउट 1 अपॉन स्लोप। आप स्लोप का रेसिप्रोकल निकाल लीजिएगा, आपको
आई का सॉरी आर का वैल्यू मिल जाएगा। सो इस तरह से हम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। अगेन इसके जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं ओम्स लॉ के, देन उसके बाद में रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है, किस किस आप कह सकते हैं कि क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, क्या टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, अगर आप लेंथ एरिया चेंज करें कंडक्टर का तो क्या रेजिस्टेंस सेम होगा या चेंज होगा। सो वो सारी चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को अगर कुछ चीजें डाउट है, कोई क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आया है, सो डू लेट मी नो, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा तब भी कमेंट करना है, बिकॉज इससे पता चलेगा कि ठीक है एवरीथिंग इज फाइन एंड मैं इस स्पेस में तुमको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा बच्चा जो भी प्लस या आइकॉनिक पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज अभी बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बिगनिंग में थोड़ा सा बता दिया था। देखो जब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड नोट्स अनलिमिटेड एक्सेस के साथ मिलते हैं। और मतलब वहां कोई अनवांटेड क्राउड नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, आप अपने डाउट्स जो भी सारी चीजें हैं आप आराम से एजुकेटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको पूरा गाइडेंस मिलता है। और अगर वही आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो बच्चा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, आपको वहां पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, 1-to-1 अटेंशन। देन उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, स्टडी प्लानर्स होता है, आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल जाती हैं, हाँ ये पढ़ो ये नहीं पढ़ो, मतलब पूरा जो प्रॉपर डायरेक्शन होता है वो सारी चीजें। तो आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस आइकॉनिक सिलेक्ट कीजिए फॉर एनी कैटेगरी, नॉट नेसेसरी K12, नीट, जेई, K12, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप जस्ट कोड अप्लाई कर दीजिए अर्चना 10, इट्स माय कोड, ठीक है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा जिस भी कैटेगरी में आप जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। एज ऑफ नाउ अपने पास में बहुत धमाकेदार ऑफर चल रहा है जो कि 20% ऑफ मिल रहा है फॉर ऑल CBSE सब्सक्रिप्शन। आप क्लास 8th में है, 9th में है, 10th, 11th, 12th, किसी भी क्लास में अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं टिल 14th ऑफ अप्रैल, अब ये जो ऑफर वैलिड है 14th ऑफ अप्रैल के लिए, बस अप्लाई कीजिए अर्चना 10, दैट्स इट। तो जो अपने 12th वाले स्टूडेंट है वो 1 ईयर के लिए चूज करेंगे, आइदर प्लस या आइकॉनिक, आपकी मर्जी, ठीक है। और दूसरा जो अपने 11th वाले स्टूडेंट होंगे बच्चा, वो 24 मंथ के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही थोड़े अमाउंट, मतलब हार्डली 20,000 और प्लस इस पे आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें, मतलब ये प्राइस जो है वो 24,999 जो कि 25,000 था, यहाँ आपको 19,000 में 999 में मिल रहा है। मतलब आप काफी ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं और आराम से पूरा 2 साल आप पढ़ सकते हैं। सो और क्या चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड बच्चा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारी की सारी चीजें यहाँ होंगी। और जो अगर 11th वाले बच्चे हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तुम्हारे लिए भी बहुत जल्दी ही कुछ धमाकेदार आने वाला है। तो ऐसा मत करना मैम हम तो 11th में तो 12th चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो मिलके सारे के सारे एजुकेटर्स ने आपके लिए बहुत सारा एफर्ट लेके सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप बिना भूले लाइक कर लो, अगर नहीं किया है तो 2 बार लाइक नहीं करना, एक ही बार लाइक करना है और शेयर कर लो सभी के साथ में। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परफेक्ट।